नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गायब होने के पीछे क्या रहस्य है? क्या वह 1945 के बाद भी जीवित थे? क्या भारत सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? यह वीडियो देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक रैडिकल एक्टिविस्ट थे। वे डायनामिक, कैरिज्मेटिक एंड करेजस नेता के रूप में जाने जाते थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मिलिटेंट एंड सोशलिस्ट अप्रोच अपनाया। उन्होंने फिलॉसफी में BAS की डिग्री हासिल की। उन्होंने प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा भी उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें चौथा स्थान मिला। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के नेता बने, जिसका काम यूथ को सपोर्ट करना था। उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी भाग लिया। इससे हमें पता चलता है कि वे उस समय के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब आते हैं मुद्दे पर। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के चुनाव हुए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतार मैया को 158 वोटों से हराकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। At the Tripuri session in 1939, he was elected Congress president for the second time, defeating Gandhiji's chosen nominee, Pattabhi Sitaramaiah. नेताजी की जीत के बाद जो झटका नेताजी को लगा, वह सुनकर आपको भी हैरानी होगी। जब नेताजी प्रेसिडेंट बन गया तो कांग्रेस किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि नेताजी की विचारधारा गांधी जी से अलग थी। गांधी जी ने यहां तक कह दिया, पट्टाभी सीतारमैया's डिफीट इज माय डिफीट, जबकि वे खुद उस समय कांग्रेस में नहीं थे। उन्होंने 1934 में ही कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया था। यह सब देखकर नेताजी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। अब तक तो सब शांत था, लेकिन उसी साल 1939 में नेताजी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। इस पार्टी का उद्देश्य एंटी ब्रिटिश था। नेताजी अपने विचारों को लेकर काफी एग्रेसिव थी एंड उन्हें पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था। इसी वर्ष 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर II शुरू हो गया। उन्नीस 1940 में नेताजी ने एक मैस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चलाया। ब्रिटिश सरकार नेताजी की कट्टर सोच और लोकप्रियता से डर गई। उन्हें लगा कि अगर नेताजी इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो यह ब्रिटिश शासन के लिए खतरा बन जाएगा, खासकर जब वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने नेताजी को 16 जनवरी 1941 की रात नेताजी ने अपने देश से एस्केप करने का प्लान एग्जीक्यूट किया। उन्होंने एक लंबा भूरा कोट, काली टोपी और पायजामा पहनकर पठान का भेष धारण किया और अपना नाम मोहम्मद जियाउद्दीन बताया। अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से वे ब्रिटिश सर्वेलेंस से बचकर जर्मन वॉन्डर कार में सवार होकर गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन कहा जाता है। पहले बिहार में था, अब झारखंड में है। उनके इस प्लान का कारण था बाहरी शक्तियों से मदद लेना, क्योंकि कांग्रेस से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। कल का मेल ट्रेन से दिल्ली होते हुए पेशावर पहुंचे, जो अब पाकिस्तान में है। वहां उन्होंने कांग्रेस के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख अकबर शाह से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अफगानिस्तान जाने में मदद की। अफगानिस्तान की यात्रा के दौरान उन्होंने इटालियन रईस का वेश धारण किया और खुद को काउंट ऑरलैंडो माजोटा कहा। अफगानिस्तान से होते हुए वे सोवियत संघ के रास्ते मार्च 1941 में बर्लिन, जर्मनी पहुंच गए। इससे स्पष्ट होता है कि नेताजी कितने साहसी और देशभक्त थे। उन्होंने कलकत्ता से लेकर जर्मनी तक का सफर वर्ल्ड वॉर II के बीच में तय किया। वर्ल्ड वॉर II में 2 ग्रुप थे, एक्सिस और एलाइड पावर्स। ब्रिटेन एलाइड पावर्स में था, इसलिए नेताजी ने एक्सिस शक्तियों से मदद लेने का निर्णय लिया। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। हिटलर उनकी बातों से प्रभावित तो हुए, लेकिन पूरी मदद नहीं दी। 1941 में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना हुई, जहां नेताजी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला सहित कई भाषाओं में क्रांतिकारी भाषण दिए। उन्होंने 3000 से 4000 भारतीयों के साथ इंडियन लीजन बनाई। फरवरी 1943 में
वे जापान की ओर निकल पड़े और महीनों की यात्रा के बाद इंडोनेशिया के सभांग पहुंचे। वहां से टोक्यो की यात्रा की। जापान की मदद से नेताजी ने जुलाई 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जापान ने उन्हें 20,000 भारतीय सैनिक उपलब्ध कराए, जो पहले ब्रिटिश सेना में थे और अब नेताजी के पक्ष में आ गए। अप्रैल 1944 में नेताजी बर्मा के रास्ते ब्रिटिश भारत के मणिपुर स्थित मोइरांग पहुंचे और वहां भारतीय ध्वज फहराया। यह पहला स्वतंत्र भारतीय क्षेत्र था जिसे आजाद हिंद फौज ने मुक्त किया था। मई 1944 में इन्फाल और कोहिमा की लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिश और एलाइड सेनाओं ने आजाद हिंद फौज और जापानी सेना को पीछे धकेल दिया। हथियारों और रसद की कमी के कारण नेताजी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वे भारत नहीं लौटे। इसके बाद नेताजी जापान लौटे और कहा, इफ आई कांट फाइट फ्रॉम इंडिया, आई विल फाइट फ्रॉम रशिया। 17 अगस्त 1945 को वे थाईलैंड से वियतनाम पहुंचे। वहां एक विमान में सिर्फ 2 यात्रियों की जगह थी, इसलिए वे हबीबुर रहमान के साथ सफर पर निकले। रात में अस्थायी रुकावट के बाद सुबह 5 बजे ताइपे, ताइवान के लिए विमान रवाना हुआ। कुछ समय ताइपे में रुकने के बाद वे मंचूरिया की ओर निकले, जो धीरे धीरे सोवियत नियंत्रण में आ रहा था। उड़ान के दौरान विमान के बाएं पंख में आग लग गई और विमान क्रैश हो गया। नेताजी का निधन हो गया और उनकी अस्थियां टोक्यो पहुंची। नेताजी की मृत्यु की जांच कई देशों ने की, जैसे 1. भारत, जहां कई आयोग बने। 2. रूस, जहां एक थ्योरी के अनुसार उन्हें पकड़कर पूछताछ और यातना दी गई। 3. जापान, जहां कहा गया कि उनकी अस्थियां रखी गईं। 4. एक और सिद्धांत यह भी था कि वे अयोध्या में एक साधु, गुमनामी बाबा बनकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग से काफी मिलती जुलती थी। नीचे एक पीडीएफ में यह बताया गया है कि किन किन देशों ने नेताजी को खोजने के प्रयास किए और क्या क्या निष्कर्ष निकाले। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद मित्रों।